मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं तौलिए एकांकी की समीक्षा प्रस्तुत करूंगा। इनके लेखक हैं उपेंद्र नाथ अश्क जी। तो एमए हिंदी साहित्य में तथा बीए में ये जो एकांकी है ये मिलती है, तो इसकी आज हम समीक्षा करेंगे। मैं यूजीसी नेट, जेआरएफ और साथ साथ असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम होता है, उनके आधार पर उनके सिलेबस को भी देखकर वीडियो लाऊंगा। अगर आपको पसंद आता है तो आप लाइक और कमेंट और इसको शेयर करना ना भूलिए। चलिए शुरू करते हैं एकांकी तौलिए की समीक्षा। सबसे पहले हम नाटक और एकांकी में अंतर को देख लेते हैं। तो नाटक से आप सभी परिचित हैं, नाटक के बारे में पढ़े भी होंगे। तो नाटक और एकांकी में क्या मुख्य अंतर है, इसके बारे में हम जानते हैं। नाटक और एकांकी में अंतर। परंपरा के अनुसार हिंदी साहित्य में एकांकी की समीक्षा करने के लिए प्रमुख रूप से 6 बिंदुओं पर विचार किया जाता है। ये 6 बिंदुओं हैं: कथावस्तु, दूसरा है पात्र और चरित्र चित्रण, तीसरा है कथानक और चौथा है संकलन त्रय अर्थात देश काल एवं वातावरण, पांचवा है भाषा शैली, छठवां है उद्देश्य। इनके अतिरिक्त आजकल जो 7वां तत्व है रंगमंचनीयता पर भी एकांकी में विचार किया जाने लगा है। कथा वस्तु के अंतर्गत सबसे पहले कथा की ऐतिहासिकता के आधार पर विचार किया जाता है। कथा वस्तु की ऐतिहासिकता के 3 आधार हो सकते हैं। जो हमारा कथा वस्तु है, हमारी जो कहानी लिया जा रहा है, स्टोरी लिया जा रहा है, ये इसकी ऐतिहासिकता के 3 आधार होते हैं। पहला प्रख्यात, दूसरा उत्पाद्य और तीसरा है मिश्र। प्रख्यात में ऐसी कथा को लिया जाता है जिससे सभी लोग परिचित हैं, पुराने हैं। दूसरा उत्पाद्य, इनमें लेखक की संकल्पनाओं, उनकी भावनाओं के द्वारा, उनके दिमाग की उपज के द्वारा कथाओं का उत्पादन किया जाता है। और तीसरा है मिश्र, इनमें प्रख्यात और उत्पाद्य दोनों का मिश्रण होता है, इस कारण इसको मिश्र कहा गया है। तौलिए नामक एकांकी की कथा वस्तु उत्पाद्य है, अर्थात लेखक ने सोच विचार कर काल्पनिकता के माध्यम से इस एकांकी की कथा वस्तु को गढ़ा है। एकांकी की कथा में आधिकारिक कथा वस्तु नहीं होती, उसके स्थान पर किसी प्रासंगिक कथा को ही कथा वस्तु का मुख्य आधार बनाया जाता है। प्रासंगिक कथा अर्थात उस समय उस देश काल वातावरण में जो स्थितियां हैं, सामाजिक स्थितियां हैं, इनको लक्ष्य करके एकांकी की कथा वस्तु को मुख्य आधार इसमें बनाया गया है। नाटक में कथा वस्तु में कार्य की 5 अवस्थाएं होती है। यह अवस्थाएं हैं प्रारंभ, प्रयत्न, प्राप्त्याशा, नियताप्ति और फलागम। किंतु एकांकी में संपूर्ण कथानक प्रायः और कभी कभी 2 दृश्यों में संपन्न हो जाता है। इसलिए उस समय कार्य का आरंभ और कार्य के अंत के बीच में कुछ ही दूरी का अंतर रहने से उसमें कार्य की अवस्था का लक्ष्य आकस्मिक रूप से चरम उत्कर्ष पर पहुंचना रहता है। इसे चरम विकास भी कहते हैं। इसीलिए एकांकी की कथा वस्तु का संगठन इस कौशल के साथ किया जाता है कि उसमें एकाग्रता, उत्तेजना, सतर्कता और उद्देश्य की उन्मुखता आ जाती है। कथा वस्तु की इस संगठन क्रिया में आरंभ और प्रयत्न, यह 2 ही कार्य की अवस्थाएं होती है और प्राप्त्याशा के पूर्व ही कार्य की समाप्ति हो जाती है। तो इस तरह से हमने देखा कि जो नाटक की अवस्थाएं रहती है, नाटक की कथा वस्तु की अवस्थाएं रहती है,
उससे कम एकांकी में पाई जाती है। तो हम देखते हैं कि जो एकांकी है इसमें मुख्य और प्रतिमुख संधियों के बीच में दोनों कार्य की अवस्थाओं को रखा जाता है, जिससे तीव्रता से लक्ष्य की प्राप्ति होती है। यह लक्ष्य कार्य की परिस्थिति अथवा चरित्र की गति के अनुसार सुखांत या दुखांत होता है। सामान्यतः एकांकी में द्वंद्व की प्रधानता होने के कारण आरंभ, चरम विकास और फिर फलागम जैसे कार्य की अवस्थाओं को आधुनिक एकांकियों के संदर्भ में स्वीकार किया गया है। अब हम आते हैं तौलिए की कथावस्तु। तौलिए नामक एकांकी उपेंद्रनाथ अश्क का एक बहुचर्चित एकांकी है, जिसमें आधुनिक शिष्टाचार के बनावटीपन पर व्यंग्य किया गया है। दैनिक जीवन के व्यवहार में सफाई का औचित्य एक सीमा तक बहुत महत्वपूर्ण रखता है, किंतु जब यह आदत पश्चिमी सभ्यता के अंधानुकरण में परिवर्तित हो जाती है तो वह परिवार के सदस्यों के संबंधों में कड़वाहट ले आती है। संबंधों के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए आखिर किस सीमा तक कोई व्यक्ति समझौता कर सकता है? सच तो यह है कि इस एकांकी में सफाई की प्रवृत्ति के माध्यम से प्रतीकात्मक रूप से रचनाकार ने यह बतलाने का प्रयत्न किया है कि जो पश्चिमी सभ्यता का अंधानुकरण हमारी नैसर्गिक प्रवृत्तियों को आहत कर रहा है, वह हमारे जीवन में विषमता और पारिवारिक विघटन की स्थितियां उत्पन्न करता है। तौलिए की कथावस्तु महानगर नई दिल्ली में रहने वाले एक मध्यम वर्गीय परिवार से संबंधित है, जिसमें एकांकी का नायक वसंत एक फर्म में काम करता है और इसमें 250 रुपया उसका मासिक वेतन काम करने वाला एक मैनेजर है। उसकी सुशिक्षित एवं महत्वाकांक्षी पत्नी मधु साफ सफाई रखने की प्रवृत्ति में बहुत अधिक रुचि रखती है। वह एक संपन्न परिवार की पुत्री है और उसे बचपन से ही इस प्रकार के संस्कार मिले हैं कि परिवार के प्रत्येक सदस्य को अपने पृथक पृथक कार्य संपादित करने के लिए अपना पृथक पृथक तौलिया उपयोग में लाना चाहिए। तो इस संस्कार का उपयोग ये यहाँ भी करती है। इसी तरह उसे यह भी सिखाया गया है कि बिस्तर पर जाने से पहले अपने पैरों को धोकर और पोंछकर ही उसमें बैठना या लेटना चाहिए। वसंत व्यवहारिक और सादगी पसंद करने वाला व्यक्ति है। उसे सफाई तो पसंद है, किंतु सफाई के नाम पर अपनी पत्नी मधु के द्वारा किए जाने वाला अतिरेकता से भरा हुआ व्यवहार उसको पसंद नहीं है। मधु उसे बार बार टोकती है और वह परिवार में किसी प्रकार का विवाद न हो इसका ध्यान रखते हुए अपनी पत्नी की प्रायः सभी बातों को मानता रहता है। पति पत्नी की नोकझोंक के बीच कथा धीमे धीमे आगे बढ़ती है। बीच में कहीं मदन का उल्लेख आता है तो कभी मधु के मामा और मौसा की अंतर कथा आती है। मधु के मौसा भी बहुत सफाई पसंद थे, इस सीमा तक कि सामने वाले व्यक्ति के मनोभावों को आहत करने में तनिक भी संकोच नहीं करते थे। मधु को वसंत के भाई की बच्चियों निम्मो और उषी के साधारण व्यवहार से बहुत खीज उत्पन्न होती थी। उन बच्चियों का बिना बात के हंसना, बिना पैर धोए पलंग पर चढ़ जाना मधु को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था। इसी तरह वसंत के मित्र सर्दियों के दिनों में एक ही लिहाफ में बैठकर चाय की चुस्कियां लेते थे तो मधु को यह सब शिष्टाचार के विरुद्ध लगता था। वसंत कहता था कि मधु, तुमने हमारे जीवन को जैसे शिष्टाचार की बेड़ियों में जकड़ दिया है और पांव धोकर रजाई में बैठने की औपचारिकता से ऐसा लगता है कि जैसे रजाई में बैठने का लुत्फ ही किरकिरा हो गया है।
वसंत को लगता है कि उसके स्वभाव से मधु को घृणा है, क्योंकि मधु गंदे लोगों से घृणा करती है। वसंत को लगता है कि मधु का वातावरण वसंत के वातावरण से घृणा करता है। मधु को वसंत और उसके परिजनों की सहज रूप से की जाने वाली क्रियात्मक अशिष्टता से घृणा है। दोनों के बीच जब विवाद बढ़ता है तो कथा चरम पर पहुंच जाती है। उस समय जब मधु अपनी नौकरानी मंगला को अपना बिस्तर तैयार करने और अपना ट्रंक ड्राइंग रूम में डालने को कहती है, तो वह कहती है कि मेरा ख्याल था कि मैं आपको सुख पहुंचा सकूंगी, आपके अव्यवस्थित जीवन को व्यवस्थित कर दूंगी, किंतु मैं देखती हूँ कि मेरे समस्त प्रयास विफल हैं। आपको इस गंदगी, इस अव्यवस्था में सुख मिलता है। आपको मेरी व्यवस्था, मेरी सफाई बुरी लगती है। मैं आपकी दुनिया में न रहूँगी, मैं आज ही चली जाऊँगी। इतना कहकर जब वह मंगला को बिस्तर तैयार करने को कहती है, तभी टेलीफोन की घंटी बजती है और वसंत को उसके साहब का आदेश मिलता है कि उसे कल ही पहली गाड़ी से बनारस जाना है। वसंत 2 माह के लिए बनारस जाता है। घर में मधु अकेली रहती है। वह वसंत की अनुपस्थिति में अपने सफाई संबंधित व्यवहार पर विचार करती है। उसे लगता है कि वसंत उससे नाराज है और वह पत्र भी लिखता है तो उसमें केवल सामान्य औपचारिकता ही होती है। वह अपने आप को बदलती है। इस बीच उसकी 2 सहेलियां सूरो और चिंती आती है और वह मधु को बहुत बदला हुआ पाती है, किंतु उन दोनों की बातों का मधु बहुत ही सहजता से उत्तर देती है। बिना पैर धोए हुए बिस्तर पर ही उन दोनों को न केवल बिस्तर पर लिहाफ ओढ़कर बिठाती है, बल्कि बिस्तर पर ही चाय भी पी लो, यह कहती है। सूरो और चिंती के जाने के बाद वसंत बनारस से वापस आता है। मधु उसे बदली हुई नजर आती है। वह कहती है कि वह बदल गई है। जैसे ही वसंत कहता है कि वह उससे नाराज नहीं है, तो मधु पुनः अपने स्वाभाविक पूर्ववर्ती रूप में आ जाती है और फिर से चिक चिक करने लगती है। और फिर वहाँ बसंत कभी खिसियानी हंसी हंसता है और कभी चिल्लाकर बोलता है। तो यहीं सहसा दृश्य का पटाक्षेप होता है। तौलिए की संपूर्ण कथा 2 दृश्य में समाई हुई है, बंधी हुई है और एक ही कक्ष है, ड्राइंग रूम में घटित होती है। इस तरह से हमने तौलिए की कथा वस्तु को देखा। अब आते हैं तौलिए में पात्र एवं चरित्र चित्रण। पात्र संरचना की दृष्टि से तौलिए एक सफल एकांकी है। सामान्यतः एकांकी में जितने कम पात्र होते हैं, घटनाओं का विकास और मुख्य पात्रों का चरित्र अधिक अच्छी तरह से उभर कर सामने आता है। तौलिए में कुल 5 पात्रों का समायोजन किया गया है। वसंत, मधु ये दोनों पति पत्नी हैं। मंगला इनकी नौकरानी है। सूरो और चिंती मधु की सहेलियां हैं जो उसके साथ कॉलेज में पढ़ती थी और हॉस्टल में साथ साथ रहती थी। सूरो और चिंती उन्मुक्त विचारों वाली हंसमुख और स्पष्ट वक्ता है जो मधु को उसकी पुरानी बातों का स्मरण कराकर वर्तमान में उसकी बदली हुई आदतों के साथ सामंजस्य स्थापित करती है। कथा में सूरो और चिंती का आगमन मधु के व्यवहार में आए हुए परिवर्तन का बोध कराता है। एकांकी की एक अन्य पात्र मंगला एक सामान्य आज्ञाकारी नौकरानी का दायित्व पूरी तरह से निभाती है। एकांकी की नायिका जो कि मधु है, एक संपन्न एवं सुशिक्षित परिवार में पढ़ी हुई संस्कारित युवती है। उसका विवाह वसंत नाम के एक ऐसे व्यक्ति से होता है जो अनौपचारिक जीवन को जीने में अधिक सुख का अनुभव करता है।
बचपन से ही मधु को यह संस्कार मिले हैं कि प्रत्येक कार्य सफाई के साथ करना चाहिए और अपने वस्त्र तथा हाथ मुंह पोंछने वाले तौलिए भी साफ सुथरे और परिवार के प्रत्येक व्यक्ति के अलग अलग होना चाहिए। मधु के आचार विचार में अंतर्निहित यह प्रवृत्ति एक प्रकार की मनोविकृति है, जिसे मनोविज्ञान में मनोग्रसित बाध्यता कहते हैं। इस तरह के व्यक्तियों का सारा ध्यान प्रायः साफ सफाई और बातों पर ही केंद्रित रहता है। इस कारण वे जीवन का स्वाभाविक रूप से उपभोग नहीं कर पाते। परिणाम यह होता है कि उनके परिवार में अयाचित कलह उत्पन्न हो जाता है। मधु भी इसी प्रवृत्ति से प्रभावित है। वह तर्क प्रिय एवं व्यवस्थित जीवन जीने की पक्षधर है। वह अपने पति वसंत से प्रेम तो करती है, किंतु सफाई की भावना की अतिरेकता के कारण उन दोनों का जीवन कलहपूर्ण एवं अशांत हो जाता है। उन दोनों के बीच में एक क्षण वह भी आता है जब मधु वसंत के व्यवहार से इतना आहत होकर अपना घर छोड़ने के लिए विवश हो जाती है। मधु समझदार भी है और समझौता करना भी जानती है। जब वसंत अपने साहब के आदेश से 2 माह के लिए बनारस जाता है, तब उसकी अनुपस्थिति में वह अपने पति के महत्व और उसकी कमी को महसूस करती है और अपने व्यवहार को बदलती है। इसका परिचय हमें सूरो और चिंती के साथ उसके परिवर्तित क्रियाकलाप से मिलता है। जिस प्रकार सूरो और चिंती को वह बिना पैर धोए बिठाकर एक ही रजाई में बैठकर चाय पीते हैं तीनों, है ना, तो इससे हमें पता चलता है कि उसका क्रियाकलाप बदल गया है। वसंत एक सामान्य किंतु समझदार और समझौता करने वाला युवक है। वह अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता है और यथासंभव उसका मन रखने के लिए उन बातों को भी स्वीकार कर लेता है जो उसे पसंद नहीं है। वह हंसमुख है, किंतु अपनी बात को शालीनता से कहने में वह जरा भी संकोच नहीं करता है। अपनी गलतियों को छुपाने के लिए प्रायः वह भूलने का बहाना बनाता है। वह एक आदर्श भारतीय पति है। अब हम आते हैं तौलिए में कथोपकथन। तौलिए पंडित उपेंद्र नाथ अश्क जी का एक सफल रंगमंच एकांकी है। इस एकांकी में कथोपकथनों की योजना बहुत ही स्वाभाविक एवं सुनियोजित है। इस एकांकी के कथोपकथन, जिन्हें संवाद भी कहा जाता है, पात्रों के चरित्र और उनके मनोभावों और कथा वस्तु के अनुकूल है। कथोपकथन जो बोलचाल की शैली में है, पात्रों की मनःस्थिति एवं परिस्थिति का प्रतिनिधित्व करने वाले हैं। इस एकांकी के कथोपकथन अर्थपूर्ण एवं व्यंग्यपूर्ण हैं। इसके संवाद पात्रों के अंतर्द्वंद्व को पूरी तरह से उतारते हैं और यही इनकी विशेषता है। उदाहरण के लिए वसंत और मधु के बीच हुए वार्तालाप का यह अंश है। मधु कहती है, मैं तकल्लुफ़ स्वयं पसंद नहीं करती, पर जब कोई दूसरों की सफाई का कुछ भी ख्याल ना हो तो विवश हो इससे काम लेना पड़ता है। अब आप ही बताइए कि कितने लोग हैं जिन्हें सफाई की आदत है? कितने हैं जो हमारी तरह हाथ पांव धोकर रजाई में बैठते हैं? तो वसंत वहीं से बोलता है, पांव धोने की मुसीबत रजाई में बैठने का लुत्फ़ ही किरकिरा कर देती है। मधु कहती है, कुत्ता भी बैठता है तो दुम हिलाकर बैठता है। मनुष्य स्वभाव से ही स्वच्छता का प्रेमी है और मैं गंदे लोगों से घृणा करती हूँ। फिर स्वेटर बुनने लगती है। वसंत मुड़कर कहता है, घृणा? यही तो मैं कहता हूँ तुम्हें। मुझसे करना है, मेरे स्वभाव से घृणा है तुम्हें। तुम्हारा वातावरण मेरे वातावरण से घृणा करता है। मधु कहती है उसी विशैली हंसी के साथ, यह आप कह सकते हैं। वसंत,
तुम्हें मेरी हर एक बात से घृणा है, मेरे खाने पीने से, उठने बैठने से, हंसने बोलने से। मैं जब हंसता हूँ सीना फुलाकर हंसता हूँ, और इसीलिए उशी और निम्मो की बात करता है। तो मधु स्वेटर को फेंक देती है क्योंकि वे उशी और निम्मो से घृणा करती है, क्योंकि वे खेलते कूदते रहते हैं और साफ सफाई का ध्यान नहीं रखते। मधु कहती है, आपने फिर उशी और निम्मो की कथा छेड़ी। मुझे हंसना बुरा नहीं लगता, पर समय को और कुसमय का भी ध्यान होना चाहिए। इस तरह से आपने कथोपकथनों को देख लिया। अब आते हैं तौलिए में भाषा शैली तथा संकलन त्रय। तौलिए नामक इस एकांकी में पात्रों के कथोपकथनों में प्रयुक्त की गई भाषा उनके चरित्रगत मानसिकता के अनुकूल है। वसंत और मधु के बीच संपन्न वार्तालाप की भाषा तर्कपूर्ण, सार्थक एवं स्वाभाविक है। इस एकांकी के पात्रों द्वारा प्रयुक्त भाषा में कहीं तर्कों की तलखी है तो कहीं उदाहरणों की रोचकता, और कहीं अंतःकरण को आंदोलित कर देने वाली व्यंजना भी इनमें दिखाई देती है। तौलिए की रंगमंचनीयता। तौलिए नामक एकांकी में संकलन त्रय का निर्वाह बहुत ही कुशलता से हुआ है। संपूर्ण कथानक एक ही मंच अवतारणा में दो दृश्यों में बंधी हुई घटित होती है, दो दृश्य बंधों में घटित हुआ है। दृश्य परिवर्तन के कारण मंच सज्जा में कोई विशेष परिवर्तन नहीं करना पड़ता है। इसीलिए स्थान, समय और घटनाओं का सुंदर समन्वय के कारण यह एकांकी रंगमंच के सर्वथा उपयुक्त बन पड़ा है। तो दोस्तों, इस तरह से हमने आज की जो एकांकी है तौलिए, उसकी समीक्षा की। अगर आपको यह लेक्चर अच्छा लगता है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो इसी के साथ हमारा लेक्चर समाप्त होता है। धन्यवाद।